भारत के संविधान में भारत को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में रेखांकित किया गया है। एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं जिनसे वो ये सुनिश्चित करती है हमारी सरकार कि हम अपनी जो जनसंख्या है उसको कैसे और डेवलप कर सकते हैं। इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम एक शुरुआत अभी अभी की गई है और स्पेशली जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं, ग्रामीण भारत की बात करते हैं, तो अभी हमारी संसद ने गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको जी राम जी भी कहा गया है, ये एक बिल है जिसको पास किया गया है। और इस बिल के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जो इसके महत्वपूर्ण कारक हैं, उस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है इकबाल हिंदुस्तानी साहब को। इकबाल हिंदुस्तानी जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं। इकबाल जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। इकबाल जी, सबसे पहले जानते हैं कि ये जी राम जी बिल जो है ये है क्या? देखिए, ऐसा है, ये पहले मनरेगा के नाम से बिल जाना जाता था, लेकिन ये 10 साल लागू हुए उसको हो गए थे और सरकार भी और ग्रामीण जनता भी ये आवश्यकता महसूस कर रही थी कि इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है और कुछ नई जो आधुनिक टेक्निक आई है उसे जोड़ने की ज़रूरत है। अब चूंकि हर सरकार की मंशा ये रहती है कि जो लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें बहुत अच्छे कुछ प्रोविज़न किए गए हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब जैसे कि बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025, यानी कि ये इसे शॉर्ट में हम विकसित भारत जी राम जी भी कह सकते हैं जी। और इस नाम से हमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क महसूस हो या ना हो, लेकिन ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है। तो इसलिए हमें देखना है कि इसमें गुण क्या हैं, इस बिल में क्या नई चीज़ें हमें दी गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये बिल अब 2025 पास हो गया है, दोनों लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। अब इस पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो ये अमल में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरत थी वक्त की और उसके हिसाब से सरकार ने बहुत सही टाइम पे इनिशिएटिव लिया है। इकबाल जी, इस बिल का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य हम क्या कह सकते हैं? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। हमारे पीएम और हमारी ये सरकार और हमारा समाज ये चाहता है कि 100 साल हमें आज़ादी को हो जाएंगे 2047 में। तो विकसित भारत का हमारा एक सपना है और हमारी इकोनॉमी और हमारी जो प्रगति है वो उस ओर बढ़ रही है, लेकिन हम 100 साल का एक टारगेट लेके चल रहे हैं विकसित भारत का। अब उसमें क्या होगा कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, यानी कृषि का बहुत बड़ी भूमिका है जी। अब उसमें हम ग्रामीण विकास को मजबूत करना है, हमें रोजगार गारंटी को बढ़ाना है और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर कृषि पीछे रह जाएगी तो हमारा देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और हमारी सरकार ने इस मामले में बहुत दूरदृष्टि से काम लिया है कि समय पर इस बिल में कुछ संशोधन किए हैं। एक और जो बड़ा सवाल है इसमें, अभी आपने बताया कि MGNREGA मनरेगा जिसे कहा गया, मनरेगा ऑलरेडी था, तो मनरेगा से अभी हम जी राम जी बिल की तरफ हैं, जी राम जी एक्ट भी हो जाएगा। तो इसमें क्या काम के दिनों की संख्या में कोई बढ़ोतरी हुई है, कोई इस तरीके का कोई प्रोविजन है, ये हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, ऐसा है, हमारा जैसे मैंने आपको बताया कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा भूमिका निभाता है रोजगार में, और रोजगार में फिलहाल इसमें 100 दिनों का प्रोविजन था, पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। अब जो है गवर्नमेंट ने जनता की, ग्रामीण लोगों की मांग को समझते हुए उनको दिनों को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया। तो मैं समझता हूँ 25% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, ये कोई कम बात नहीं है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा, आगे बढ़त मिलेगी। इसके अलावा अगर हम इस बिल की बात करें तो फोकस एरियाज क्या क्या हैं इकबाल साहब? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिन बढ़ाने वाली बात तो एक अपने आप में क्रांतिकारी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में लोगों को रोजगार ही उपलब्ध नहीं है और कहाँ सरकार रोजगार के जो दिन है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जो फोकस की बात है, तो फोकस के लिए तो बहुत सारी व्यापक चीजें हैं इसमें, लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य कुछ बातें बताता हूँ। यानी कि जैसे अब हमें कार्य को 4 प्रमुख थीम पर केंद्रित करेगी सरकार, जिसमें जल सुरक्षा होगी, वाटर सिक्योरिटी, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन के, इससे टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण होगा। आपने जो 4 एरियाज बताए हैं इकबाल साहब, ये निसंदेह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसा इशू है जिसको टैकल करना, जिसको हर योजना का पार्ट बनाना शायद बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हम आगे की अगर बात करते हैं कि कई बार क्या होता है ना कि मनरेगा के दौर में भी ये बात महसूस की गई और आज भी शायद ये पॉइंट होगा, जब 125 दिन यहाँ पर कर दिए गए हैं गारंटेड, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कृषि तो इससे प्रभावित नहीं होगी?
नहीं सर, इसमें ध्यान रखा गया इस बात का, सरकार के पास पहले भी इस तरह की सूचनाएं आती थी कि जब से आपने इस तरह का ग्रामीण रोजगार देना शुरू किया है, तब से कारपोरेट के लिए या और दूसरे कारखानों के लिए या कृषि के लिए एक समय ऐसा आता है कि जब मजदूरों की बहुत आवश्यकता होती है लेकिन मजदूर उपलब्ध नहीं होते। तो सरकार ने इस बात को नज़र में रखते हुए एक बड़ा अच्छा प्रोविज़न इसमें किया है कि यानी कि जो पीक एग्रीकल्चर सीज़न होता है जी। उसमें कुछ विराम की व्यवस्था कर दी है। यानी कि बुआई कटाई जब होती है कृषि क्षेत्र में, तो उसमें मौसम के हिसाब से 60 दिनों का रोजगार रोका जा सकता है। अच्छा। और उसमें खेतों में मजदूरों की कमी ना हो और कृषि रोजगार में एक संतुलन बना रहे। सरकार ने ये बहुत बढ़िया फैसला किया है। एक और महत्वपूर्ण इशू है, जनरली अभी जब हम मीडिया में इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें कई स्टेट्स ने ये एप्रीहेंशन जताई है, ये शंका जताई है कि हमारे ऊपर या स्टेट्स के ऊपर, राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। क्या कोई ऐसा इसमें प्रोविजन है जिससे राज्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना हो? नहीं, देखिए, अतिरिक्त बोझ तो सिर्फ एक पहलू है, वो तो सत्ता में और विपक्ष में कई बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो योजना इतना व्यापक स्तर पर केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और उसमें उसका कंट्रीब्यूशन भी है, अब थोड़ा राज्यों का कंट्रीब्यूशन उसमें बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे ऐसे राज्य हैं जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या हमारे पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, उनके लिए वही रेशो रखी है अभी तक गवर्नमेंट ने। तो अगर राज्यों की जनता को कुछ फायदा पहुंच रहा है, ग्रामीण जनता को रोजगार मिल रहा है और उसमें थोड़ा सा अगर वो आर्थिक भार वो भी उठा लें, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, वो एडजस्टमेंट हो जाएगा आगे चल के, फिर पुनर्समीक्षा हो जाएगी। और शायद इकबाल जी, ये अकाउंटेबिलिटी की भी बात है, क्योंकि जब स्टेट्स को इसका एक फॉल आउट होता है, इकोनॉमिक फॉल आउट होता है, स्टेट्स इसके बेनिफिशियरी होते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत अगर अनुपात में परिवर्तन है तो उतना मायने नहीं रखता। उसके अतिरिक्त एक और बात शायद है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, लेजिस्लेचर्स नहीं है, तो वहाँ पर शायद 100% का अभी तक प्रावधान है। इसके अलावा इकबाल साहब, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स की, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो माना ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, पारदर्शिता की बात होती है। तो इस हमारे जी राम जी बिल में ऐसे कौन से प्रावधान किए गए हैं, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिससे ये क्लियर होता है कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ भी ध्यान दिया गया है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी जिसे पारदर्शिता कहते हैं, उसके लिए समय समय पर सरकार से मांग भी उठती है और सरकार उन प्रावधानों को लागू करने के लिए कुछ काम भी करती है। अब जैसे इसी विधेयक की बात है, तो इस विधेयक में जो हमारी आधुनिक तकनीक की सहायता ली गई है, जैसे कि बायोमेट्रिक उपस्थिति इसमें होगी, दूसरे संपत्तियों को जियो टैक्स से जोड़ा जाएगा, और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में AI कहते हैं, टेक्निक से धोखाधड़ी, बेईमानी और फ्रॉड रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इससे पहले इस तरह की इसमें बहुत शिकायतें मिलती रही हैं। तो सरकार अलर्ट हो गई है, सचेत हो गई इस बारे में। जी इकबाल साहब, एक और चीज़ है कि ग्रामीण हमारा ढांचा है, हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कई प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्राथमिकताएँ होती हैं। तो उन प्राथमिकताओं को किस प्रकार से इस बिल में समायोजित किया गया है, किस प्रकार से उन प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि विधेयक बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं गवर्नमेंट की, लेकिन उसमें प्राथमिकताओं को बहुत महत्व दिया जाता है। अब इसमें प्राथमिकताओं का जहाँ तक सवाल है इस विकसित भारत जी राम जी योजना में, तो उसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधित बुनियादी ढांचा और चरम मौसम संबंधित समस्याओं से निपटने पर विशेष बल दिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बार ऐसा होता है कि जब मौसम बड़ा विकट हो जाता है और उसमें कृषि संबंधी बहुत नुकसान होते हैं, तो उनका सामना कैसे करना है, ये अब नए वाले विधेयक में सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं। जी, इन सभी प्रोविजंस पे विशेष ध्यान। जी। अब एक चीज़ और होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्कीम हो, कोई भी प्लान अगर आता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि ना एक शब्द गारंटी इसमें है। तो जो गारंटी है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है? जब अगर हम कहें कि भाई ठीक है कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने कहा है कि 125 दिन की गारंटी है, तो वो गारंटी है, मान लीजिए किसी फैमिली में इस तरीके से जो ये गारंटी दी गई है वो नहीं मिल पाता है, उन्हें 125 दिनों का रोजगार नहीं मिलता, तो उसे क्या इन्फोर्स कराने के लिए कोई प्रोविजंस हैं? हाँ, सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पहले ऐसा हुआ कि पिछली बार 28 करोड़ लोगों ने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या को रोज़गार मिल भी गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किन्हीं कारणों से रह जाते हैं, या कभी बजट की वजह से रह जाते हैं, या कभी कभी राज्य सरकारों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उस वजह से रह जाते हैं। तो अब सरकार ने इस चीज़ पर जोर दिया है कि अगर किसी ने इस योजना के तहत रोज़गार पाने के लिए पंजीकरण कराया और उसको 15 दिन बीत गए और सरकार उसको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाई, तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जी, बेरोजगारी भत्ता सरकार की अगर काम नहीं भी मिलेगा जी, तब भी भत्ता दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो गारंटी, ये गारंटी है। ये गारंटी है। जी।
अब इकबाल साहब, हमारा देश चूंकि बहुत सारी अभी एनोमलीज हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं। अब जब इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ना अभी फ्रिंजेस पे हैं, अभी मार्जिन पे हैं, तो जिसको हम कमज़ोर तबका भी कहते हैं, कमज़ोर वर्ग भी कहते हैं। क्या इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान है कि जो हमारे सोसाइटी का कमज़ोर वर्ग है उसको विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा हो, उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा हो? देखिए, समाज में हमेशा से रहा है कि कुछ हमारा ऐसा वर्ग होता है जो हैव्स है, कुछ हैव्स नॉट है, यानी उसके पास रोजगार नहीं है, संसाधन नहीं है, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति जिसकी कमज़ोर है। तो सरकार इस बात को जानती है, कई बार इसका सर्वे भी हो चुका है। अब उसमें उन्होंने जैसे विकलांग होते हैं, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, इसमें उनके लिए विशेष व्यवस्था होगी। यानी कि एक तरह से इनडायरेक्टली समझ लीजिए आप, एक तरह से उनको सुरक्षा भी दी जाएगी और उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी रोजगार में, ताकि उनका उत्थान हो, तभी पूरा समाज मिलकर आगे बढ़ेगा। इकबाल साहब, अगर हम आपसे पूछें कि आने वाले समय में, आज से मे बी 2 साल बाद, 4 साल बाद, आप किस तरीके से देखते हैं, या यूं कहें कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट कराने वाली है? क्योंकि जितना अच्छा एग्जीक्यूशन होगा उतना ही इसका जो लाभ है वो हमारे मजदूर वर्ग है वहाँ तक पहुँचेगा। तो कैसे देखते हैं आप इसे, गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कराने वाली है? देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ और लिखता पढ़ता रहता हूँ, तो थोड़ा सा जानकारी मिलती है मुझे भी। तो मैंने ये एक आंकड़ा नोट किया था भारत सरकार का कि हमारे यहाँ लगभग 6,500 बड़े कारपोरेट और बड़े कारखाने हैं, और हमारे यहाँ 6 लाख जो मध्यम वर्गीय कारोबार होते हैं, काम में व्यवसाय हैं, वो हैं। और हमारे यहाँ 6.5 करोड़ ऐसी मिनी और माइक्रो काम हैं जिसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे देश को आगे, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए, या हमारी जो अर्थव्यवस्था का साइज़ है, जैसे कि अब सामने आ रहा है, पहले हम 7वें नंबर पे थे, हम 5वें नंबर पर आए, अब हम 4थे नंबर पर आ गए, और आशा है कि बहुत जल्दी हम 30वें नंबर पर आ जाएंगे। तो उसमें जब तक हमारे कृषि से जुड़ा हुआ ये ग्रामीण रोजगार है, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सरकार ने इस चीज़ पर पूरा ध्यान लगाया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, चाहे वो इस जी राम जी योजना के तहत, चाहे वो दूसरी जो किसान सम्मान निधि दी जाती है उसके तहत, या हमारे कृषि में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके तहत आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के बाद में जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेगा तभी हमारा पूरा समाज और पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस योजना का हमें आगे चल के बड़ा लाभ मिलने वाला है, और इसमें जो कमियां थी वो दूर की गई हैं, और जो नए चीज़ें जोड़ी जा सकती थी, नया सुधार किया जा सकता था, नई सुविधाएँ दी जा सकती थी। क्योंकि जब तक किसी आदमी के पास रोज़गार नहीं होता तब तक उसमें आत्मविश्वास नहीं आता, और आत्मविश्वास नहीं आता तो उसके पास पॉकेट जब खाली होगा तो वो शिक्षा में भी आगे नहीं जा सकता, समाज में भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। तो सरकार ने बुनियादी तौर पे पहले रोजगार को इस चीज़ में चुना है, और जब रोजगार बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि एक आदमी, एक परिवार, सब चीज़ों में आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं कि जिन कमियों की आपने बात की, जो मनरेगा में पहले से कुछ लूप होल्स थे, उनको सबको फिल किया गया है, और उन तमाम जो कमियाँ थी उनको दूर करते हुए जो हमारा जी राम जी बिल है, ये उस विजन को साकार करेगा जिसकी अभी आपने बात की, 2047 का विकसित भारत। इकबाल साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, इस महत्वपूर्ण इशू पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।